हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूलेस देखे थे जो कि हमें यूज़ करने हैं किसमें, जनरल सॉल्यूशंस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, जो लास्ट लेक्चर था आपका, वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में बात बहुत ही अच्छे से की थी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है और जनरल सोल्यूशन कैसे करना। वहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे। बट अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को जाकर के देख लें, ठीक है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला नहीं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर के वीडियो यानी उस लेक्चर के सारी भी चीज़ें देख लें अच्छे से, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। वहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप उन चीज़ों को ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अगर भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चंस के से। हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था सिर्फ। आज हम बात करेंगे आगे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या आपको, इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों को बताना है। तो देखिए, मैं आज यहाँ पर कुछ और भी नए तरीके आपको बताऊँगा क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्या है आपका दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू में 2। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसका क्या बताना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन दोनों बताना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि जनरल सोल्यूशन निकालने से आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। और जब आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी, चीज़ें समझ में सारी आ जाएंगी, तो आप चाहे प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले निकालो चाहे जनरल सोल्यूशन पहले निकालो, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, पहले अगर निकालना तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में कोई डाउट या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, बहुत ईजी, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम बात करेंगे इसकी जनरल सोल्यूशन की, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल सोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, sec x इक्वल टू 2 लिखा हुआ, तो हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू tan y। तो हमें इसको सबसे पहले किसमें, sin cos या tan किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, cos में, क्योंकि हम लोगों ने sec x का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा है, cos x पढ़ा है। तो इसको किसके चेंज होने के चांसेस है, cos में, तो इसको हम पहले cos में कन्वर्ट करेंगे। तो sec x क्या लिखेंगे, अगर इसको मुझे cos में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। कैसे, क्योंकि इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 1, इसके नीचे भी कितना लिखा हुआ है 1, जो कि अंडरस्टूड होता है, ठीक है, जो हमें सिर्फ मन की आंखों से दिखता है। तो जब ये चेंज होगा यानी पलटेंगे इसको, तो sec x इक्वल टू मिलेगा 1/2। 1/sec x क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x होता है, cos x इक्वल टू 1/2। अब ये बताइए हमें क्या चाहिए, cos x इक्वल टू 1/2, मतलब हमें ये फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए कि cos x इक्वल टू में cos y, मतलब कि cos x तो हमारे पास है, बट इसके इस साइड, इसके जो राइट साइड है, रॉ साइड में भी मुझे क्या चाहिए, cos की फॉर्म चाहिए। तो हमें देखेंगे कि 1/2 जो यहाँ लिखा हुआ है 1/2, ये 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है। cos π/3 इन सेंस मतलब cos 60 की, किसकी, cos 60 की, किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब 60 डिग्री लिखा हुआ है तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, इसी तरीके से 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4 और 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2। ये सभी जो ये लिखा है, ये आपको किस में लिखा हुआ है, ये डिग्री में है, और ये किस में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। किसमें, रेडियन में लिखा हुआ है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अगर डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री को रेडियन में, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, डिग्री में, ठीक। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 60 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे 0 0 कट जाएगा, 6 1 6, 6 3 30, सॉरी 6 3 18, तो हो जाएगा π/3, ठीक है। 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन हो जाएगा आपका, ठीक। इस तरीके से होगा, यानी कि आपने क्या सीखा कि जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, इतनी बात तो समझ आ गई आपको। अब हम क्या बात कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि हमें यहाँ पे cos x इक्वल टू में cos, यहाँ पे cos की कोई टर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि cos x इक्वल टू cos y जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए जो इसका जनरल सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, x इक्वल टू में 2n π प्लस माइनस का y, ये मिलता है हमें जनरल सोल्यूशन।
और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कॉस लाना, तो हमें पता 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की, cos π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे cos x इक्वल टू में cos π/3। अब जब हमने cos π/3 यहाँ पे लिख दिया, आप देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो cos x इक्वल टू cos y, कौन सी फॉर्म है ये, cos x इक्वल टू cos y वाली फॉर्म है। y के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, π/3 बस। तो हम बोलेंगे लिखेंगे x इक्वल टू में, वहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस का y के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, π/3 लिख देंगे, x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस का π/3। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। ये क्या है आपका जनरल सोल्यूशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल सोल्यूशन की। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और भी इजी है, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और भी इजी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने जबकि फर्स्ट सेक्शन में जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब कि जो लास्ट लेक्चर भी हम लोगों ने इससे पहले जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने कवर किया, वहाँ पर हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन में डिफरेंस का वहाँ पर देखा था। जनरल सोल्यूशन में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे cos x इक्वल टू cos π/3 लिखा है ना, तो cos x में जो cos इक्वल टू π/3 लिखा है, तो जो ये x वेरिएबल है इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सारी हमें मिलती है जनरल सोल्यूशन में। बट जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है इसमें हमें एक दायरे में वैल्यूज मिलती है, किसमें, एक पर्टिकुलर, समझ पा रहे ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये कि जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन में बोला जाता है कि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी x की वो क्या मिलेंगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 2π से कम होंगी। समझ में आ गई बात, यानी कि एक हमें लिमिटेशन में वैल्यू मिलती है, बट इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे हम जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज हमें मिलती हैं। बट प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमें सिर्फ एक लिमिटेड यानी लिमिटेड वैल्यू मिलती है। लिमिटेड मतलब 0 से 2π के बीच में वैल्यू मिलेगी। तो x यहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट 2π से छोटा ही होगा, 2π के इक्वल नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि जो भी प्रिंसिपल सोल्यूशन हम निकालें उसमें जो x की वैल्यू आए वो इन्हीं पर लाई करनी चाहिए, ना तो 2π से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है cos x इक्वल टू में 1/2, ठीक है, दिया है cos x इक्वल टू में 1/2। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू जनरल सोल्यूशन चलें तो हम चाहते हैं कि जनरल सोल्यूशन से हम वैल्यू निकालें। तो जनरल सोल्यूशन से भी आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है पहले वैसे बताता हूँ, फिर आपको जनरल सोल्यूशन से कैसे वैल्यू निकलेगी वो बताता हूँ, ठीक। पहले मैं कैसे बता रहा हूँ, हम लोग अपने हिसाब से जो सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए cos x इक्वल टू 1/2 होता है, हमें पता है cos π/6 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम बोलेंगे कि cos x इक्वल टू 1/2 है, जिसको हम लिख सकते हैं cos π/3 लिख सकते हैं। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/3, तो आपको एक x की वैल्यू ये मिली। दूसरी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे cos x इक्वल टू होता है आपके पास 1/2 होता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो cos x है वो 1/2 होता है, बट हम यहाँ पर जो है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है। हमने ऐसा बोला, हमने अभी यहाँ पर यही तो देखा ना कि cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम चाहते हैं कि हमें x की और वैल्यूज चाहिए, x की और वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हम चेक कर लेते हैं, जो कि 0 से 2π के बीच में होनी चाहिए। तो हमने कहा cos π/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ cos π/3 को लिख सकते हैं cos, अच्छा चलिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तब मैं लिखता हूँ। देखिए आपने ये चीज़ें तो पढ़ी हैं, हम लोगों ने भी आपको सारी चीज़ें बताई। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आपका पाई 0 होता है और ये आपका पाई होता है, ये π/2 होता है, ठीक। अब समझिएगा इस बात को। यहाँ पे आपके पास क्या है cos π/3 है, क्या है cos π/3, cos 60 कहाँ पे होगा आपका 90 से यहाँ इसी के बीच में होगा cos 60, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव है। तो हमें चाहते हैं कि हमारा जो cos है पॉजिटिव है ना, cos कैसा है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, cos कहाँ का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में cos नेगेटिव होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत हमें बाद में, अभी नहीं, इसको हम नहीं लेते क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम नॉर्मली सी बात करते हैं। cos π/3 लिखा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि आप cos π/3 को लिख सकते हो cos cos 2π माइनस का π/3, क्यों ये लिख सकते हैं हम, देखिए cos 2π माइनस π/3, cos π/3 को cos 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपसे बोलूँगा आप ये बताइए मुझे cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है
cos थीटा होता है कि नहीं होता है, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है π/3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें cos 360 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos π/3 मिलेगा। इट मीन्स हम cos π/3 को cos 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें ये मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लीजिए यहाँ से, तो 3 2 6 पाई, 6 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, यानी कि यहाँ क्या मिला आपको cos 5π/3। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए तो cos x के यानी x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 5π/3 मिली। x की वैल्यू कितनी मिली 5π/3। अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है आपकी वो 0 से 2π के बीच में है कि नहीं, या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो आप क्या करिए, जो π/3 लिखा हुआ है आप क्या करिए सिंपली चेक करने के लिए, इस π/3 जो लिखा हुआ π/3 किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। π/3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। तो 60 का 5 से मल्टीप्लाई अब कर लो तो 6 5 कितना होता है 30। तो आपका कितना मिल गया 300 डिग्री। जो 300 डिग्री है ये 0 से 2π के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। इट मीन्स कि आपका ये जो x की वैल्यू आई वो π/3 होगी और x इक्वल टू 5π/3, दो ही वैल्यू होंगी। यानी दो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने मिलेंगे आपको, एक x इक्वल टू π/3 और एक x इक्वल टू 5π/3, बस और कोई वैल्यूज आपको नहीं मिल सकती, दो ही वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा इस चीज़ को, हमने बोला कि अगर आपको जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। ये तो हम लोग ऐसे कर लिए नॉर्मली जो हम लोगों ने सीखा था अभी तक, बट अगर हमें जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम ये बोलेंगे कि x की वैल्यू चाहिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है cos x इक्वल टू में 1/2 दिया हुआ है, और फिर हम बोलेंगे cos x इक्वल टू 1/2 दिया, ठीक अच्छी बात है, बट हमें x की वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। हम कहेंगे आप क्या क्यों, आप कुछ ज़्यादा खास सोचने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 बोला था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से 2π के बीच में आनी चाहिए, बस हमें वही चाहिए। हम बोलेंगे अगर आपको चाहिए 0 से 2π के बीच में, आप क्या करिए यहाँ पर n की वैल्यू अपनी तरफ से डालते जाइए। क्यों, क्योंकि जो n होता है n कहाँ से लाएगा 0 1 2 3 ऐसे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे n की वैल्यू डालेंगे। जब n की वैल्यू हम 0 डालते हैं, जब हम बोलेंगे पुट n इक्वल टू 0 किसमें x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का π/3 है, यही तो है ना। जब आप n इक्वल टू यहाँ पर 0 डालोगे, n इक्वल टू 0 डालोगे तो यहाँ से पहले तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, दो पार्ट में जाएगा। एक x इक्वल टू, चलिए हम बिना ब्रेक किए ऐसे कर लेते हैं। जब हम 0 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, ये तो 0 मिल गया है पूरा, तो यहाँ मिला प्लस माइनस का π/3 तो मिला। एक तो हमारे पास π/3 मिलेगा, एक पॉजिटिव π/3 मिलेगा, एक नेगेटिव π/3 मिलेगा। अगर माइनस π/3 की हम बात करेंगे तो 0 से कम हो जाएगा, तो हम माइनस π/3 को निगलेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू π/3 मिल जाएगा एक तो, जो कि 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री 0 से 2π के बीच में होता है। दूसरा, अगर हम n इक्वल टू कितना पुट करें 1, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू में 2π प्लस माइनस π/3। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इसको, एक बार प्लस लेते हैं एक माइनस। तो हमें x इक्वल टू जब हम लोग प्लस लेते हैं तो 2π प्लस का π/3 और x इक्वल टू लेते हैं 2π माइनस का π/3। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे 3 2 6 और पाई से कितना हो जाएगा 7π/3। x की वैल्यू ये मिली, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 2 6 में से पाई जाएगा तो मिलेगा 5π/3। अब चेक कर लेते हैं कौन सा हम ले सकते हैं कौन सा नहीं। ये x इक्वल टू 5π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 5 300 डिग्री मिल गया, यानी 300 जो है आपका 360 के बीच में है, मतलब ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। 7π/3 है, 60 इंटू 7 करिए, 7 6 जा 42, यही तो होगा ना सर, 7 6 जा 42 जो आपका 360 से ज़्यादा है। इट मीन्स इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको भी दो वैल्यू मिली x की, एक π/3 मिली और एक x इक्वल टू 5π/3, दोनों ही क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है किसके cos x इक्वल टू 1/2 के। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करने के लिए जनरल सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो, बट अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बढ़िया है, ठीक ठाक है। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड तरीका होता है वो वही है जो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये तो हम सिर्फ इसलिए कभी कभी यूज़ कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को कभी कभी डाउट ये होता है कि वो कैसे चेक करें कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही होगा, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका कहने का मतलब होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप इस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प ले लिया करो, यहाँ पर वैल्यू डालते जाया करो, π/3 मिला, x इक्वल टू 5π/3 मिला। अब जैसे आप 2 डालोगे, देखिए 2 डालने पे आपको π/3 से वैल्यू मतलब कि 360 से ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी।
ठीक है, कितनी मिलेगी 360 से ज़्यादा मिलेगी। जब ज़्यादा मिलेगी तो हमें उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, तो यहाँ पर 2 ही वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बस मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको बताया प्रिंसिपल सोल्यूशन में जनरल सोल्यूशन कैसे यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो प्रिंसिपल सोल्यूशन की। ठीक है, बाकी का आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, और हम वही यूज़ करेंगे मेथड जो इससे पहले हम लोगों ने मेथड किया था। ठीक है ना, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड जो 4 है, 3 और 4, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछे भी जाएंगे, जब भी पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन या फिर इस तरीके पर, यानी इसी तरीके का हो सकता है क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, जो भाई क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos x इज इक्वल टू में cot x है, क्या है cot x इज इक्वल टू में माइनस का √3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो दिया हुआ है cosec x इज इक्वल टू -2, cosec x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से cot x इज इक्वल टू -√3, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है tan x इज इक्वल टू tan y का, cos x इज इक्वल टू cos y का, sin x इज इक्वल टू sin y का, ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें उन्हीं 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये cot x है तो हमें क्या चाहिए, tan x चाहिए होगा, तो tan x के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको आप क्या करिए पलट दीजिए। जब आप पलटोगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, 1 में cot x मिल जाएगा इज इक्वल टू में माइनस का 1 में √3 मिल जाएगा। ठीक, तो 1 cot x क्या होता है स्टूडेंट्स, tan x होता है, तो tan x इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 1 में √3। ठीक है, अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है जनरल सोल्यूशन का, वो क्या पढ़ा है, tan x इज इक्वल टू में tan y, यही तो फॉर्मूला है ना हम लोगों ने, फॉर्मूला क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा, tan x इज इक्वल टू में tan y। जब ऐसा मिलता है, जब हमें ये फॉर्म मिलती है तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू में n पाई प्लस का y। जब हमें tan x इज इक्वल टू tan y वाली फॉर्म मिल जाए तो इसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं हम, और वहाँ पर यहाँ से y की जो वैल्यू होती है वो ला करके पुट कर देते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। बट यहाँ पर tan x इज इक्वल टू -1/√3 है, तो इसका मतलब ये कि tan x यहाँ पे है तो यहाँ पे मुझे tan y चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर कौन सी फॉर्म चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 लाने के लिए हम ये बोलेंगे कि आप चेक करो कि -1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है। मैं बोलूँगा कि आप सिंपली ऐसे कर लो कि 10 की जो वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अगर इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 10 π/6। ठीक है, क्या हो जाएगी 1/√3, बट यहाँ में -1/√3 है, तो -1/√3 के क्या बोलेंगे, माइनस का 10 π/6 इक्वल टू माइनस का 1/√3, यानी कि -1/√3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 10 π/6, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हमने ये देखा कि जो फॉर्म थी हमारे पास tan x इक्वल टू tan y वाली, वो फॉर्म तो मिल गई, बट कबाब में हड्डी कौन बन रहा है, कबाब में हड्डी ये माइनस साइन बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन तो नहीं है, बट यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो सीखिएगा आप, इस माइनस साइन को हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस साइन को हटाने के लिए, क्योंकि कबाब में हड्डी ही तो बन रहा है ना, जब तक ये हड्डी रहेगा कबाब खाने में मज़ा नहीं आएगी। तो कबाब अगर खाना है तो इस माइनस साइन को तो हटाना पड़ेगा ना, इट मीन्स इसे मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम चलेंगे क्वाड्रेंट के पास। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos कोसेक पॉजिटिव होता है। अब देखिए tan निगेटिव किस में किसे मिलता है, tan निगेटिव आपका इसमें होता है और इसमें होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, तो इसमें भी tan पॉजिटिव होगा और इसमें ऑलरेडी tan पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं 90 माइनस थीटा होता है आपका, 90 माइनस थीटा में tan चेंज हो जाता है, यहाँ 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर भी चेंज हो जाता है 90 माइनस थीटा और यहाँ क्या मिलता है, ये जब हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से 90 प्लस थीटा मिलता है और 180 माइनस थीटा मिलता है। तो 90 प्लस थीटा में तो आपका tan चेंज हो जाएगा कॉट में, बट 180 में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हमें लेना कौन सा 180 लेना है। अब 180 माइनस थीटा में कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको लिखने वाला हूँ tan 180 माइनस का थीटा, थीटा क्या होगा π/6, क्योंकि मैं इसको लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, मैं इसको लिखना चाहता हूँ ये 10 π माइनस π/6। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, वजह से मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, मैं बोलूँगा कि आपने पढ़ा है कि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू में होता है माइनस का tan थीटा। हम लोगों ने यही तो पढ़ा ना अभी प्रीवियस क्लासेस में, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। तो अगर हमें इसको लिखना हो माइनस tan थीटा को तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने देखिए इस माइनस tan थीटा को हमने यही तो लिखा है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या लिखा 10 पाई माइनस का π/6, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा। वहाँ पे हम लोग कहाँ, हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बस फर्क इतना, अब हम उल्टा चल रहे हैं। मतलब पहले हम यहाँ से यहाँ जाते थे, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब इसको हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। देखिए निगेटिव था पॉजिटिव बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
10 है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए तो कितना मिलेगा 6 पाई माइनस का पाई अपॉन में 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 10 5 पाई बाई 6। अब यहाँ कितना है 10x है। अब देखिए 10x इक्वल टू में 10y वाली फॉर्म बन गई, y के प्लेस पे कितना 5 पाई बाई 6 है। तो यहाँ से जो जनरल सोल्यूशन आपको मिलेगा x इक्वल टू में n पाई प्लस का 5 पाई बाई 6, ये मिल गया आपको जनरल सोल्यूशन। ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करनी है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और आसान, कैसे देखिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, नॉर्मल सी बात है, बस करना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आराम से करते रहिए क्वेश्चन को। और हाँ, एनसीईआरटी बुक आपके पास जो नोटबुक है एनसीईआरटी की, उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और साथ ही साथ में आपके पास जो रेफरेंस बुक होगी उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। इस वजह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी एक रेफरेंस बुक रखनी होगी। आप आर एस अग्रवाल भी रख सकते हैं, आर डी शर्मा भी रख सकते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। आपको इनसे बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया होता है, cot x इक्वल टू -√3/1। जब इसको हमने पलटा तो हमारे पास फॉर्म कैसी बनी, 10x इक्वल टू में -1/√3। तो हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल टू में -1/√3। तो हम बोलेंगे किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके 10x इक्वल टू में -10π/6 की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, किसकी -10π/6। ठीक, अब हमने -10π/6 तो लिख दिया, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको जो वैल्यू चाहिए वो कहाँ से चाहिए, 0 से x क्या होना चाहिए, बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 2π से छोटा होना चाहिए। अगर हमने यहाँ से कंपेयर किया, कंपेयर तो करने चाहिए, तो पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 10π माइनस का π/6, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10π/6, यहाँ कितना है 10x है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 5π/6 मिली पहली वैल्यू। 5π/6 अगर आप चेक करना चाहते हो कितना होगा, तो π/6 कितना होता है 30, 30 इंटू 5, 5 15, 150, यानी 150 की वैल्यू आपको मिलेगी -1/√3। चलिए एक और हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ पे तो 90 - थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे आपको मिलता है 90 + थीटा और 180 - थीटा। यहाँ पे आपका 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, बट यहाँ पे 10 आपको कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, 180 + थीटा और 270 - थीटा में। तो यहाँ पे तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 10 यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, इसको हम ले चुके हैं, अब इसको भी ले नहीं सकते। बचा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलता है हमें, 10 360 यानी 2π माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा, यानी यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं हम। तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास लिखा हुआ 10x इक्वल टू में -1/√3, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10x इक्वल टू में 10 -10 π/6। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि -10π/6 को आप एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 2π माइनस का π/6। क्यों, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 2π - π/6 मतलब क्या, 10 360 - थीटा माइनस का 10 थीटा, यानी -10 π/6 मिलेगा। ये जो लिखा है 10 360 - थीटा माइनस का 10 थीटा, तो 10 360 - थीटा माइनस का 10 थीटा। इट मीन्स हम -10 π/6 को ये लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 10 12π माइनस का π/6 कितना है, ये है 12π। तो 12π में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 10 11π/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, -10 π/6 की वैल्यू आ गई। तो अगर -10 π/6 की वैल्यू ये है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको हम देखिए यहाँ लिखते हैं। तो -10 π/6 की वैल्यू कितनी मिली, 10 11 π/6। यहाँ पुट कर दीजिए, तो हम जब यहाँ पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू में मिला आपको 10 11 π/6। कंपेयर करिए तो x की वैल्यू कितनी मिली, 11 π/6। आपको x की दो वैल्यू मिली, एक कितनी मिली 5π/6 और एक मिल गया आपको 11 π/6, ठीक है। और
x इक्वल टू 11π/6। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। इसको भी चेक कर लीजिए। π/6 मतलब 30, 30 इंटू 11, 11 3 30, 330, 330 डिग्री, 330 डिग्री और यहाँ कितना मिला 150 डिग्री। दोनों ही क्या है 0 से 2π के बीच में लाई करते हैं। इट मीन्स आपका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 5π/6 मिला और 11π/6 मिला। ओके, ऐसे करने क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास cosec x इक्वल टू में -2। हाँ सही है, cosec x इक्वल टू में कितना था -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले cosec x इक्वल टू -2 है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, cosec x को साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। जब पलटेंगे तो 1/cosec x बनेगा। जब 1/cosec x बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं sin x, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इक्वल टू में कितना है हमारे पास -2 है। इसको जब आप पलटोगे तो क्या मिलेगा 1/cosec x इक्वल टू में -1/2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x, क्या लिख सकते हैं sin x इक्वल टू में -1/2। अब हमें ये पता है कि sin x के लिए जब जनरल सोल्यूशन की बात होती है तो sin x के फॉर्म में क्या होता है, sin x इक्वल टू में sin y इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में होता है आपका n π प्लस होता है -1 के होल पावर n इंटू में y, ये होता है आपके पास। तो अगर मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है तो मुझे ये फॉर्म चाहिए sin x इक्वल टू में sin y। तो वो लाने के लिए मैं लिखूंगा ये कि चेक करूंगा कि साइन किस में -1/2, साइन किस वैल्यू के लिए -1/2 देता है। तो हम ये बोलेंगे कि sin x इक्वल टू में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, हमें -1/2 नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 1/2 किसकी होती है। sin 1/2 किसकी देता है, sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री कैसे लिखते हैं हम लोग, sin π/6 से आगे लगा देंगे माइनस। ठीक है, sin π/6 की वैल्यू 1/2 तो -1/2 मिल जाएगा हमें। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, बट ये माइनस साइन सब गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि sin x इक्वल टू sin y अगर हमें चाहिए तो माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस को हटाने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट की। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आओ ऑल पॉजिटिव, साइन cosec पॉजिटिव, टेन कॉड पॉजिटिव और cos और sec पॉजिटिव। हम ये देखेंगे कि निगेटिव है तो साइन कहाँ पे निगेटिव मिलता है। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ से हमें कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे हमें साइन 90 - थीटा मिलेगा और साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। जबकि हमें चाहिए क्या, साइन कन्वर्ट हो साइन में, वो किस में हो सकता है 180 में या 360 में। तो यहाँ 180 - थीटा, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ 180 + थीटा, यहाँ साइन निगेटिव, यहाँ 2π - थीटा, यहाँ पे साइन निगेटिव, दो जगह साइन निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π + π/6। ठीक, क्यों, क्योंकि साइन 180 + थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन 180 + थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे साइन 6π + π/6 इट मीन्स साइन 7π/6। तो यहाँ जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, sin x इक्वल टू में sin y के प्लेस पे कितना 7π/6। तो आप लिखोगे x इक्वल टू में n π प्लस का -1 की होल पावर n, y की वैल्यू कितनी है 7π/6। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन की। जब हम प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे, इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन की, तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम बात करेंगे। कैसे, देखिए sin x इक्वल टू -1/2 है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या मिला, sin x इक्वल टू में माइनस का साइन π/6। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ निगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, साइन π प्लस का π/6, क्योंकि साइन 180 + थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। जब इसको आप सॉल्व करते हो साइन 7π/6 मिलता है। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पे आपको x की वैल्यू मिलती है 7π/6। अभी से चेक करते हैं क्या ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 से 2π के बीच में लाई करती है कि नहीं। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 × 7, 7 3 जा 21, 210 आपका 0 से 2π के बीच में लाई करता है। इट मीन्स ये सही है हमारे पास। अब क्या चेक कर लेना है नेक्स्ट, क्योंकि हमें एक और चेक कर लेते हैं ना कि कहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिल सकती है, -1/2 किस किस के लिए मिल सकती है, जो कि 0 से 2π के बीच में हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ से है हमारे पास sin x इक्वल टू में माइनस का साइन π/6। अब स्टूडेंट्स हम माइनस साइन π/6 को कुछ लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए माइनस साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन 2π माइनस का π/6। कुछ याद आया आपको, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ 180 + थीटा, यहाँ 360 - थीटा, तो यहाँ पर भी आपको साइन की वैल्यू मिल सकती है और यहाँ पर मिल सकती है, तो इसलिए दो वैल्यू मिलेंगी।
अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि कैसे आप पता करोगे साइन की दो, मतलब कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है उसके दो ही सोल्यूशन कैसे मिलेंगे ज़्यादातर। रीज़न ये है कि जब प्रिंसिपल सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक बात करते हैं, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई का मतलब क्या, यहाँ से घूमिए और यहाँ पर वापस आ जाइए बस, ठीक है ना। 0 से 2 पाई यानी यहाँ से घूमिए और वापस यहाँ तक की आ जाइए, यहाँ तक हम बात करते हैं। मतलब हम 4 क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बस इन्हीं 4 क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट हम ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे चेंज होगा, जो कि चेंज हमें नहीं करना है। सेकंड में हमारे पास साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, जबकि हमें निगेटिव चाहिए। थर्ड में निगेटिव मिलेगा, फोर्थ में निगेटिव मिलेगा। उसके बाद की वैल्यूज़ की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पाई से ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। बात समझ आएगी ना आपको कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसलिए हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपको ज़्यादातर जो वैल्यू मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम आपको एक बोल मान के चलिए आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2 ही वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, साइन माइनस साइन पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6 टू द 12 यानी 12 पाई माइनस का पाई बाई 6। इट मीन्स यहाँ से मिलेगा आपको साइन 11 पाई बाई 6 किसके इक्वल, माइनस साइन पाई बाई 6 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन एस इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 के किसके इक्वल है, साइन 11 पाई बाई 6। तो यहाँ पुट कर दीजिए साइन 11 पाई बाई 6। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा आपको 11 पाई बाई 6। इसमें से आपको यहाँ से प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 मिले, एक मिला आपको x इक्वल टू 7 पाई बाई 6, x इक्वल टू 11 पाई बाई 6। चेक कर लीजिए 11 पाई बाई 6 आपका 0 से 2 पाई के बीच में है कि नहीं। पाई का मतलब सॉरी पाई बाई 6 मतलब 30 इंटू 11 कर दीजिए 330, जो कि आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन की दो वैल्यूज आई, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 और x इक्वल टू 11 पाई बाई 6, और जनरल सोल्यूशन मिला आपको x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n 7 पाई बाई 6। तो इसमें ये रहे आपके 4 क्वेश्चन जिसमें आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों ही फाइंड करना था। ओके, तो आप इन्हें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, जो कि आप में सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन बोला गया है। सिर्फ आपको जनरल सोल्यूशन बताना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो हम इन पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, इनको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos 4x इक्वल टू में cos 2x। ठीक है, अब देखिए इनको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1 देख लीजिए आप कैसे करने वाले हैं हम। ये आपको दिया हुआ है, तो पहले तो आपने जो फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y के लिए पढ़ा था जनरल सोल्यूशन, सिर्फ हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, सिर्फ जनरल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए cos x इक्वल टू cos y के लिए हम लोगों ने पढ़ा था x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस y। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमें cos x इक्वल टू cos y वाली फॉर्म दिखे तो ये फॉर्मूला रख देना है, इसमें से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये तो फॉर्म वही वाली दिख रही, बस फर्क कितना है, यहाँ पे x ये रहा y ये रहा, दोनों x के फॉर्म में। हम कहेंगे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से बोलिए कि हमें कौन सी फॉर्म दिख रही है, cos x इक्वल टू में cos y वाली फॉर्म दिख रही है। यहाँ से आप कंपेयर करके x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ से, 4x। ठीक है, या फिर ये बोलिए आप यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा दे के ले लेते हैं। यहाँ बोल देते हैं cos थीटा वाली फॉर्म है और cos फाई, थोड़ा डिफरेंट दिखे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये cos थीटा है और ये cos फाई है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये हो गया आपके पास cos थीटा और ये हो गया आपके पास cos फाई। ठीक है, हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई ये फिक्स नहीं कि यहाँ cos x cos y होगा ही हमेशा, ऐसा कुछ नहीं। रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, cos थीटा cos इक्वल टू cos फाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप जो मानना चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos फाई, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4x है, और यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 2x है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या होता है, थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस का फाई होता है। तो यहाँ से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, किसमें, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस का फाई के फॉर्म में, और एक थीटा इक्वल टू में 2n पाई माइनस का फाई के फॉर्म में। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 4x है, तो 4x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2n पाई प्लस का फाई की वैल्यू कितनी है, 2x है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस का 2x इक्वल टू में 2n पाई मिलेगा आपको। तो यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू में 2n पाई। तो इसमें से आपने क्या देखा, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली कितनी, n पाई। x की वैल्यू कितनी मिली, n पाई। ठीक,
आई बात समझ में? 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2n पाई, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? n पाई। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू डालेंगे कितनी? 4x 2n पाई माइनस का 5 कितना है? 2x है, माइनस का 2x इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 4x प्लस 2x इक्वल टू में 2n पाई, तो यहाँ हो जाएगा 6x इक्वल टू में 2n पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू में 2n पाई अपॉन में 6 यानी कि n पाई बाई 3। तो इसमें से यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली आपको? n पाई बाई 3 मिली। तो यहाँ से आपको दो जनरल सोल्यूशन मिले, एक तो x इक्वल टू n पाई मिला और एक x इक्वल टू n पाई बाई 3 मिला इस मेथड से। तो समझ गए इस मेथड से कैसे करना? हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू मिली इनको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक प्लस था तो प्लस ले लिया, एक माइनस लेकर सॉल्व किया, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, एक x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3। मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 कैसे करना आपको? मेथड नंबर 2 इसमें क्या करना है आपको? देखिए कैसे करना है इसको। cos 4x इक्वल टू में कितना आपके पास यहाँ पर? cos 2x, इस cos 2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना मिलेगा? cos 4x माइनस का cos 2x इक्वल टू में 0। देखिए cos x माइनस cos y का फॉर्मूला बन गया, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 2 sin x प्लस वाई माइनस वाला लिख रहे माइनस 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, इसलिए यहाँ माइनस साइन बाहर आया है। अगर मैं यहाँ पे y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करता तो माइनस साइन बाहर ना आता। तो कंफ्यूज मत होइए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ पे प्लस होगा, मैं बोलूँगा जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलेगा हमें? 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या है? 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है? साइन x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 साइन 6x डिवाइडेड बाई 2, 6x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 टाइम में, ये 3 टाइम में मिला। 2 साइन 3x साइन x इक्वल टू में 0। अब ये 0 दोनों का भी कॉल, जब इन दोनों में से या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तब जाकर के आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि साइन, ये तो कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी 0 में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, इसको हटा देते हैं। साइन 3x इक्वल टू में 0, तो साइन 3x 0 कब होगा? साइन 3x की 0 होने के लिए इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? n पाई, यानी साइन n पाई। तो यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू में n पाई, इट मीन्स x इक्वल टू में n पाई बाई 3। एक तो ये मिला। अब यहाँ से देखिए जब हम साइन x इक्वल टू में 0 लेते हैं तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू में साइन n पाई। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारे पास साइन 0 की बात करते हैं तो इसका जो जनरल सोल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है? n पाई। साइन 0 का n पाई होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से मिल गया आपको, सॉरी साइन 0 बता रहा हूँ, साइन x इक्वल टू n पाई कब होता है? जब हम 0 की बात करते हैं, ठीक है? साइन x इक्वल टू साइन n पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू कितनी मिल गई आपको वैल्यू? n पाई। देखिए यहाँ पर वही मिला था, x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3, x इक्वल टू n पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के दो मेथड हों, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पक्का कर दिया गया कि हाँ यही एक सोल्यूशन है तो यही होगा। हमेशा ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अक्सर ज़्यादातर मोर देन वन सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हम कई तरीके से करते हैं ना, इस वजह से। प्रूविंग वैसे जाहिर से अगर बात किया जाए प्रूविंग की, तो ये केस ज़्यादातर प्रूविंग में ही होता है कि मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना? बाकी लग बाई चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, cos 3x माइनस cos x प्लस cos 2x इक्वल टू में 0, यही दिया हुआ है। प्लस cos x है, प्लस cos x है या माइनस cos 2x। अब देखिए मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ। अब आप क्या करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप ये चेक किया करिए कि इन दो का सम तीसरा देगा। जाहिर सी बात है अगर आप इनको सम करोगे, क्योंकि यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, यानी cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा। इसका लगेगा cos x प्लस
कॉस वाई का। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लगाओगे तो आपको मिलेगा 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। एक्स प्लस वाई यानी 3x प्लस एक्स, 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 है। 4x को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2x यहाँ ऑलरेडी है। तो आप इसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, पहले आप चेक करोगे कि आपको किन दो को लें जिनका एंगल सम करने पर और 2 से डिवाइड करने पर तीसरा मिल रहा है। जिनके दो एंगल्स को, जैसे 3x प्लस एक्स को ऐड किया आपने, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना मिला? 4x इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 2। ये 2x मिल रहा है ना, तो 2x यहाँ पर है कि नहीं है ना? इट मीन्स ये आप इन दोनों को ले सकते हो। अगर इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2x ना मिलता तो आप इन दोनों को नहीं लेते। तो इस बात को समझ गए ना आप, किन दो को लेकर के सॉल्व करना है, ये कैसे चूज करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इन दोनों को जब हम लेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 cos x प्लस वाई यानी कि 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई यानी कि 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos 2x एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा इक्वल टू में 0। ठीक, अब देखिए तो हो गया 2 cos 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos 2x इक्वल टू में 0। 2 से 4x, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाए 2, यहाँ हो गया 1, तो हो गया 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे cos कितना है आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है cos 2x इंटू में cos x, यहाँ पे माइनस का cos 2x कॉमन है, यहाँ से हम cos 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। इट मीन्स कि cos 2x इक्वल टू में 0, और ये भी बोल सकते हैं 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू में ऑल्सो 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि cos 2x इक्वल टू में लिख सकते हैं cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि हमने इसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वो वैल्यू होती है जिसके लिए cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos कहाँ 0 होता है? उन सबकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हर एक पॉइंट पर, यहाँ पे आप n की वैल्यू डालते जाइए, आपको वो हर एक वैल्यू मिलती जाएगी जिस पर आपका cos 0 होता है। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन है किसका, कि 0 कब हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 2x इक्वल टू आपको मिलेगा 2n, कंपेयर करने पर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब आप इस यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो क्या मिलेगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन, एक मिली वैल्यू x इक्वल टू में दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको cos x यानी 2 cos x इक्वल टू माइनस 1 था प्लस 1 हो गया, यहाँ से cos x इक्वल टू मिला आपको 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू में cos पाई बाई, जल्दी बोलिए कितनी वैल्यू होगी? cos पाई बाई 3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये बना आपके कौन सा? cos इक्वल टू cos y वाली फॉर्म। cos x इक्वल टू cos y के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्म आती है तो 2n पाई प्लस माइनस का y की वैल्यू कितनी? पाई बाई 3। यहाँ पे पाई बाई 3 पुट कर दीजिए, बस ये हो गया आपका सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या मिला आपको? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इस तरीके ये क्वेश्चन करना था आपको। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस का tan 2x। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों टर्म तो अलग अलग हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस में सारी चीज़ें सेम आती थी। अगर cos का है तो cos ही cos होता था, tan है तो tan ही tan होता था, sin है तो sin ही sin होता था। बट यहाँ पर एक sec के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में है। मैं कहूँगा बच्चों आप घबराइए मत, यहाँ पे एक tan है और एक sec है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। तो हम बोलेंगे हमने tan का फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी tan में है, हमें इसे tan में कन्वर्ट करना है। तो हम बोलेंगे आप ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो या ध्यान करो जो sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में, यानी sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू में होता हो tan के फॉर्म में। मैं बोलूँगा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में sec स्क्वायर एक्स, यही तो पढ़ा है ना फॉर्मूला। यहाँ से हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू, नहीं सॉरी ये हमने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में sec स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा है। बट यहाँ पे x के प्लेस पे कितना है, 2x है, तो हम बोलेंगे तो sec स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पे x था तो x के लिए फॉर्मूला,
2x है तो 2x के लिए ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1 माइनस का टेन 2x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचा आपके पास टेन स्क्वायर 2x माइनस का था इधर आकर के प्लस का हो गया तो हो गया टेन 2x इक्वल टू में 0। यहाँ टेन 2x यहाँ टेन स्क्वायर 2x से एक टेन 2x कॉमन ले लीजिए। जब आप लेते हो कॉमन तो यहाँ बचेगा आपके पास टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि हम ये बोलेंगे या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक है, जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि टेन 2x इक्वल टू में हो जाएगा टेन एन पाई के। क्यों? क्योंकि एन पाई वो वैल्यू है जहाँ पर आपके वैल्यू क्या होती है, टेन की 0 होती है, हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए 0 होती है, यानी ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है ना, एन पाई। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि कंपेयर करने में मिलेगा 2x इक्वल टू में एन पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा एन पाई बाई टू। जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा हो कि सर आपने एन पाई कहाँ से ला दिया, तो मैं बोलूँगा एन पाई का मतलब ये है कि जब आपका 10x इक्वल टू में 10 0 दे हो, कैसे दिया हो 10x इक्वल टू में 10 0, मान लीजिए आपका ये आ गया 10x इक्वल टू में 10 0 ये आ गया आपका। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10x इक्वल टू में 10y, ये वाली फॉर्म है कि नहीं, ये वाली फॉर्म है ना, मानते इस बात को। जब ऐसा होता है जनरल सोल्यूशन क्या होती है, x इक्वल टू में एन पाई प्लस का y, यही तो होता है ना, एन पाई प्लस का y। इसी जब ये वाली फॉर्म आती है, ये वाली 10x इक्वल टू 10y वाली, 10x इक्वल टू 10y अगर दिया है, जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू एन पाई प्लस y होता है, ये मानते हो कि नहीं आप, हम अभी तक यही करते आए हैं। तो अगर 10x इक्वल टू 10 0 दिया हो तो इसका मतलब क्या, y के प्लेस पे कितना डालना है 0, तो हम डाल देते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिला एन पाई, यानी कि x इक्वल टू एन पाई मिला कि नहीं मिला, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एन पाई। 0 क्या पुट कर सकते हैं 10 एन पाई, तो यहाँ से कंपेयर करा 2x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई बाई 2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसी तरीके से 10 2x है प्लस 1 है, उधर जाकर के माइनस का 1 हो गया, कितना हो गया माइनस का 1। तो हम ये बोलेंगे कि 10 2x तो है बट एक किसकी वैल्यू है, माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू है। 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस 10 पाई बाई 4 हो गया। हम बोले जब माइनस 10 पाई बाई 4 आ गया, बट हमें यहाँ पे कैसा चाहिए सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कैसा चाहिए पॉजिटिव। तो ये कबाब में हड्डी है, इसको हड्डी को हटाना होगा तभी खाने में मजा आएगी। ये होगा ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉस और सेक पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो हम ये बोलेंगे टेन नेगेटिव कहाँ पर होता है, टेन नेगेटिव यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, दो जगह होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे के लिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे टेन 180 माइनस का पाई बाई 4, 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई बाई 4, इट मीन्स यहाँ से मिलेगा आपको 10 3 पाई बाई 4, कितना मिलेगा 10 3 पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा इस बात का, कितना मिलेगा 10 3 पाई बाई 4, किसके इक्वल 10 2x के इक्वल। अब इसको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या मिल रहा है फाइनली आपको आंसर 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से, सॉरी कंपेयर नहीं करना हमें, हम क्या करने वाले हैं, हाँ हमें आज क्या निकालना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी x के प्लेस पे कितना 2x है, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है जब आपके पास यही हो, देखिए यहाँ पे 10x इक्वल टू 10y, 10x इक्वल टू जब 10y मिलता है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है इसका जनरल सोल्यूशन। देखिए 10x इक्वल टू 10y वाली फॉर्म मिल गई, x के प्लेस पे 2x है, y के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 है, तो यहाँ बोलेंगे 2x इक्वल टू में एन पाई प्लस का y के प्लेस पे कितना है 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा एन पाई बाई 2 प्लस का 3 पाई बाई 8। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर के डिवाइड हो गया तो n पाई बाई 2 मिला और 2 इंटू 4 यानी कि 3 पाई बाई 8 मिल गया। तो ये आपका हो गया इसका जनरल सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। ओके गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर अप्रोच करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज, जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से मिलेंगे और उस एक्सरसाइज को हम फटाफट वो भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपका अगला क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाएगा जो आप चाहोगे। तो इसलिए कमेंट करके बता दीजिएगा आप कि आपको कौन सा चैप्टर अगला स्टार्ट करवाना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, अदरवाइज हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जो हमें सही लगेगा उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, वरना जैसा आप बोलो। ठीक है ना, नीड आपकी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, 8 हमने कवर कर लिया, लास्ट है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है आपका,
ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कॉस का भी किया था, वहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था कि कैसे हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे पहले फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें चेक करेंगे किन दोनों का सम एंड डिवाइड बाई 2 आपको थर्ड मिल रहा है। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 आपको 4x मिलेगा, नहीं है यहाँ पर 4x। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 आपको 2x मिलेगा, यहाँ पर 2x नहीं है। इन दोनों का सम sin x प्लस 5x में 5x और x का सम 6x डिवाइडेड बाई 2 3x मिलेगा, जो कि है यहाँ पर। इन दोनों को फॉर्मूला लेकर के अप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे, sin 5x sin x प्लस sin 3x इक्वल टू में 0। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin 5x प्लस 2 sin क्या हो जाएगा 5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब देखिए 2 sin 6x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 2 sin 3x cos 2x इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये 0 होगा, या तो ये 0 हो तो 0 मिलेगा, या तो ये 0 हो तो 0 मिलेगा। यानी दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी, क्योंकि 0 नहीं होगा तो वैल्यू में 0 नहीं मिलेगी। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है। इट मीन्स हम दोनों को 0 पुट कर सकते हैं, मतलब कि sin 3x इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर अच्छा एक फिर मिस्टेक, हम लोगों से एक मिस्टेक हो रही है, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास sin x भी बच रहा है, तो लिखिए यहाँ पे सॉरी sin x बताऊँ sin 3x भी बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा sin 3x इक्वल टू 0 प्लस, ऐसे ध्यान रखना, चीज़ जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या बचा, 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू में 0। sin 3x कॉमन ले लीजिए, तो sin 3x कॉमन ले लिया तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मिला आपको sin 3x इक्वल टू में 0, क्योंकि एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। इट मीन्स cos 2x इक्वल टू में माइनस का 1, और यहाँ से मिलेगा आपको cos 2x इक्वल टू में माइनस 1/2। अब इसके आगे हम आगे बात करते हैं। यहाँ sin 3x इक्वल टू 0, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि sin 3x इक्वल टू में sin n पाई, आपको पता है n पाई क्यों लिख रहे हैं हम, तो यहाँ से जाएगा 3x इक्वल टू में n पाई और x इक्वल टू में n पाई बाई 3। तो ये आपको एक जनरल सोल्यूशन मिला। अब यहाँ मैंने n पाई क्यों लिखा, क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन होता है 0 के लिए वो क्या होता है, n पाई होता है। इसके लिए अब हम देखते हैं यहाँ पर cos 2x इक्वल टू में हमारे पास है 1/2, तो हम लिखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस में लिखेंगे, माइनस पहले लगाएंगे साइन माइनस 1/2 किसकी होती है, cos π/3 की, यानी cos 60 की। अब हम बोलेंगे कि निगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तभी हम जनरल सोल्यूशन बता सकते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्वाड्रेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस पॉजिटिव, तो हमें निगेटिव चाहिए, तो इसके पास जाएंगे, इसके पास, तो यहाँ 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा, आप जो चाहो वो ले सकते हो, जो आपको जरूरत लगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ले इसको लो। तो यहाँ माइनस कॉस हम लेते हैं 180 माइनस थीटा, माइनस का π/3 मिला आपको, तो माइनस का कॉस, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि cos π/3 को हम माइनस cos π/3 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos cos 3π माइनस का π/3, तो यहाँ हो जाएगा cos 2π/3। तो यहाँ से हो गया cos 2x इक्वल टू दिस, तो ये हो गया क्या, cos x इक्वल टू cos y वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ से हमारे जनरल सोल्यूशन मिले cos 2nx इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का y, वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए मैं ये फॉर्मूला है, ये कितना है, ये फॉर्मूला है, और यहाँ से कंपेयर करिए, x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे 2π/3, तो पुट कर दीजिए 2n पाई प्लस माइनस का 2π/3, ये 2 मल्टीप्लाई में होता जा करके डिवाइड, तो x इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2π/3 इंटू में 2 यानी कि 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 2 3 जा 6। फाइनली जो x की वैल्यू मिली आपको n पाई प्लस का π/3। एक ये मिली जनरल सोल्यूशन आपको और एक ये जनरल सोल्यूशन मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके पूरी एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज 3.4 आपकी आज कंप्लीट। ओके,
तो यहाँ से हम लोगों ने आज सिर्फ इस लेक्चर में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे करते हैं। हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन पढ़े, जनरल सोल्यूशन पढ़े। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी। इसे लास्ट लेक्चर में जो इसका पिछला लेक्चर था वहाँ पर और जो इस लेक्चर में हम लोगों ने दोनों चीज़ क्लियर की ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के बारे में सारी चीज़ जाननी है तो आप इससे पहले वाला जस्ट प्रीवियस लेक्चर और एक ये लेक्चर, दोनों लेक्चर आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। और पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच। चलिए, गुड बाय।